नमस्कार, जय हिंद। नाना साहब की मृत्यु के बाद मराठा पेशवाई के सामने मराठा साम्राज्य के सामने फिर से एक चुनौती थी। कौन वो योग्य व्यक्ति होगा जो मराठा पेशवा के पद को संभाले और साथ ही साथ में मराठा साम्राज्य की जो पानीपत के तीसरे युद्ध में जो बहुत बुरी हार हुई है, जो सम्मान प्रतिष्ठा अपने निचले स्तर पर पहुंच गई है, दक्कन के उभरते हुए राज्य मैसूर के सामने अपनी राजनीतिक हैसियत को मजबूत बनाए रखा जाए, किस प्रकार से निज़ाम की चालों को समझकर उसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाए, इस तरह के कई सारे प्रश्न उस समय थे। और सबसे बड़ी चुनौती मराठा संघ को एक रखने की चुनौती। तो हुआ क्या कि कौन बने पेशवा और उस व्यक्ति ने किस तरह से पेशवा का पद संभाला और कैसे अपने आप को अपने चाचा के षड्यंत्रों से भी बचाया। दोस्तों, इस क्लास में हम बात करेंगे हमारे अगले पेशवा माधवराव प्रथम के बारे में, जिन्होंने 1761 से 1772 तक मराठा पेशवाई का पद संभाला। हम आगे बढ़े उसके पहले एक छोटा सा जो मैप है वो आप थोड़ा सा समझिए, खासतौर पे मराठा साम्राज्य के बारे में। ठीक दोस्तों, ये सन 1750 का इंडिया का पॉलिटिकल मैप है, आप लोगों को दिख रहा होगा 1750 का। इस पॉलिटिकल मैप में अगर आप देखेंगे तो मराठा साम्राज्य आपको उड़ीसा देख रहे हैं ना, उड़ीसा से लेकर के तो पंजाब तक, ठीक, इतना बड़ा सबसे बड़ा मराठा साम्राज्य से सीमाएं लग रही हैं हैदराबाद की। ठीक है, ये आज का हमारा कर्नाटक, माफ कीजिएगा, आंध्र प्रदेश तेलंगाना वाला पूरा बेल्ट जो था ये निज़ाम के नियंत्रण में था। उसके नीचे कर्नाटक वाला बेल्ट मैसूर का राज्य था और नीचे यहाँ त्रावणकोर आपको दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, इधर बंगाल, इधर अवध, इधर मुगल एम्पायर जो कि दिल्ली और उसके आसपास छोटे ही क्षेत्रों पर फैला हुआ था। तो मराठा राज्य की सीमाएं गुजरात से, कच्छ से, सिंध से, सिख राज्य से, मुगल से, अवध से, बंगाल से, हैदराबाद से और मैसूर से थी। यानी कि महाराष्ट्र मराठा साम्राज्य सबसे बड़ा पॉलिटिकल स्टेट तो था, मगर साथ ही साथ में सबसे ज़्यादा क्षेत्रों से बाउंड्री लग रही थी, इसलिए उसके सामने सुरक्षा की चुनौतियां भी बहुत ज़्यादा थी। और यही कारण रहा कि ऐसा पेशवा चाहिए, ऐसा शक्तिशाली दूरदर्शिता वाला विजनरी बंदा चाहिए जो मराठों की इस विरासत को, शिवाजी की इस विरासत को संभाल कर रख सके। यहाँ तक क्लियर आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि अभी हम मैसूर और निज़ाम ये दोनों की स्टोरी पढ़ेंगे इन पेशवा के बारे में। ठीक है, चलिए अब मैं जो बात कर रहा था वो बात है मराठा पेशवा हमारे माधवराव प्रथम की, जो 1761 से 1772 के बीच में जो है शासक रहे। ठीक, अब माधवराव प्रथम जो थे इनके बारे में ये कहा जाता है कि ये अंतिम पेशवा थे जिनके समय पर, जिनके बारे में हम ये मान सकते हैं कि ये बहुत महान पेशवा बने, मतलब अंतिम महान पेशवा थे ये माधवराव। इनके समय पर मराठों की खोई हुई प्रतिष्ठा को फिर से स्थापित करने की कोशिश हुई। साथ ही साथ में इनके बारे में कुछ और चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले कि जो मराठा पेशवा थे माधवराव, ये पेशवा बने कैसे। ठीक, तो कुछ स्टोरीज हैं, आप सुनते जाइएगा, आई होप आपको ठीक। ये पुत्र हैं किसके, बालाजी विश्वनाथ के, बालाजी बाजीराव के, और इनकी माता का नाम है गोपिका बाई। क्या नाम है बच्चा, गोपिका बाई। और मैं इनका नाम इसलिए ले रहा हूँ कि ये गोपिका बाई बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करती है इनके टाइम पीरियड में। ठीक है, क्या कहानी है, दरअसल पेशवा बने कैसे कि नाना साहब और गोपिका बाई के पुत्र एक तो थे विश्वासराव, जो पानीपत के तृतीय युद्ध में शहीद हो जाते हैं। उसके बाद में जब उत्तराधिकारी की बात आई तो नाना साहब ने अपने पुत्र
माधवराव को पहले ही अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था। जब इन्होंने उत्तराधिकारी घोषित किया तो उसके पहले ही माधवराव अपने पिता से युद्ध कौशल चीज सीख चुके थे, शस्त्र शास्त्र अस्त्रों की शिक्षा अच्छी थी, मगर इनको लगता था, खासतौर पर इनके एक चाचा थे रघुनाथ राव का जिंदगी भर एक ही सपना रहा कि भाई मुझे पेशवा बनना है। रघुनाथ राव रघोबा, हमारे बाजीराव के छोटे पुत्र, आपको याद होगा रघोबा। तो माधवराव जब उनके नाना साहब की मृत्यु हो गई तो फाइनली 20 जुलाई सन 1761 को छत्रपति सतारा के छत्रपति ने माधवराव को अपना पेशवा नियुक्त कर दिया। मगर उस समय पर इनकी उम्र बड़ी कम थी, तो उन्होंने ये भी कहा कि जब तक ये वयस्क नहीं हो जाते उस समय तक रघुनाथ राव ही इनके संरक्षक होंगे और इनके पेशवाई का काम देखेंगे। यानी कि इनके संरक्षक बने रघुनाथ राव, चाचा इनके। अब जैसे ही सतारा से ये कार्य लेकर के रघुनाथ राव आए इधर, तो उनके मन में ये बात थी कि किसी तरह से पेशवा का पद मुझे चाहिए। तो उन्होंने क्या किया, सबसे पहला काम ये किया कि अपने कुछ अधिकारियों को बदला। जैसे उन्होंने एक दीवान बनाया, सखाराम बापू को अपना दीवान बना दिया। ठीक है, किन्होंने, रघुनाथ राव ने। देखो स्टोरी बहुत अच्छे से सुनना बच्चा, हाँ, ये स्टोरी अगर समझ में आ गई तो आप बहुत इजी तरीके से कॉन्सेप्ट को समझ जाएंगे कि स्टोरी आखिरकार हुआ क्या था, क्यों मराठा साम्राज्य में इतने उथल पुथल मची थी उस समय पर। क्योंकि ये जो टाइम है ना, ये माधवराव का टाइम ना, ये एक मतलब कहा जाता है कि पानीपत के तीसरे युद्ध में जो हार हुई उससे मराठा साम्राज्य इतना नुकसान नहीं उठाया, क्योंकि इस व्यक्ति की मृत्यु के कारण मराठा साम्राज्य विकटित हो गया। तो ये व्यक्ति की पूरी स्टोरी बहुत अच्छे से पढ़ना है। इसके समय की पॉलिटिकल क्या सेंटेंस चल रहा था, कोई समाज में क्या क्या व्यवस्थाएं थी, और हैदराबाद और मैसूर और इनके क्या संबंध थे। रघुनाथ राव की स्टोरी बीच में चल रही है, क्योंकि ये रघुनाथ राव इनको कैद करेंगे, बाद में इनको रघुनाथ राव कैद करेंगे। तो बहुत मजेदार स्टोरी है, तो आप प्लीज कंसंट्रेशन से सुनते रहिएगा। तो रघुनाथ राव चाहते थे कि भाई मैं पेशवा बनूं, और उन्होंने क्योंकि अल्पवयस्क थे ये, है ना, बच्चे थे, तो इनके उन्होंने सोचा कि ये व्यक्ति कभी कुछ सीख ही ना पाए। सबसे पहले उन्होंने अपना जो है अपना वो बदला, दीवान बना, सखाराम बापू को बनाया। अब जो गोपिका बाई है ना, गोपिका बाई का नाम याद रखना कि जो गोपिका बाई है ना, ये महिला दरअसल बहुत ही समझदार महिला थी। बाजीराव प्रथम के समय से ये पेशवाई के काम देखती थी, जब बाजीराव प्रथम थे। फिर 20 साल इनके पति नाना साहब पेशवा रहे, उस समय भी इनका बहुत दबदबा था, बहुत प्रभाव था। और कहा तो ये भी तक जाता है कि बालाजी बाजीराव को पानीपत के युद्ध में विश्वास राव को भेजने के लिए इन्होंने उकसाया था कि विश्वास राव को भेजिए, तो वो अंतिम अगले मराठा पेशवा वही बनेंगे। सदाशिव राव भाव को उन्होंने भेजा था उसके खिलाफ। तो बड़ी राजनीतिक तौर पे सक्रिय महिला, ठीक है। तो उनको लगा कि यार अगर रघुनाथ राव सारा काम करेंगे तो भविष्य में फिर हमारे जो माधवराव जब पूरा काम संभालेंगे तो उनके लिए तो बड़ी चुनौती होगी। तो गोपिका बाई ने क्या किया कि रघुनाथ राव के यानी अपने देवर के इन गतिविधियों को क्या कर दिया, उन्होंने विरोध करना शुरू किया। इससे पुणे के पेशवा परिवार में कलह प्रारंभ हो गई। तो जो मराठा साम्राज्य के जो हमारे पदाधिकारी वो भी दो भागों में बढ़ गए। कुछ पदाधिकारी जो है वो गोपिका बाई का साथ देने लगे, कुछ जो है रघुनाथ राव का साथ देने लगे। अब रघुनाथ राव जो थे ना, उनके खिलाफ प्रजा भी माधवराव का साथ दे रही थी, क्योंकि नाना साहब का बड़ा सम्मान था और उनके उत्तराधिकारी का सम्मान होना चाहिए। तो इस गतिरोध को कम करने के लिए क्या हुआ कि रघुनाथ राव ने एक चाल चली। रघुनाथ राव ने बोला दरबार में कि यार देखिए, मुझे अगर आप लोगों को मेरा काम समझ में नहीं आ रहा है तो यार मैं ना त्याग पत्र दे देता हूँ। क्या कर देता हूँ? रेजिग्नेशन दे देता हूँ। अब जैसे ही उसने रेजिग्नेशन की बात रखी तो वो क्या इमोशनल कार्ड खेला। कैसे इमोशनल कार्ड कि यार मैं रेजिग्नेशन की बात कहूंगा तो मराठा सरदार सब मेरे फेवर में आ जाएंगे। गोपिका बाई ने बोला ठीक है दे दो। गोपिका बाई ने क्या बोला, ठीक है अगर आपको लगता है कि रेजिग्नेशन दे देना चाहिए तो आप दे दीजिए। अब हुआ ये कि सखाराम बापू जो कि दीवान थे, गोपिका बाई ने उनके भी त्याग पत्र की बात कही। अब हुआ ये कि यहाँ पर रघुनाथ राव कुछ खास बोल नहीं पाए। रघुनाथ राव को लगा कि यार दरबार तो मेरे खिलाफ जा रहा है, तो उन्होंने क्या किया, निज़ाम को पकड़ा। निज़ाम हैदराबाद का, अरे वो तो बचपन से ही दुश्मन है भैया मराठा साम्राज्य का, है कि नहीं, पक्का दुश्मन था। तो निज़ाम को उसने भड़काया, बोले एक काम करो, आप जो है मराठा क्षेत्र के भूभागों पर अपना आधिपत्य जमाना शुरू कर दो। ठीक है,
रघुनाथ राव के नहीं को ये भी लगा कि यार मुझे ना इनसे लड़ना पड़ेगा पेशवाई से, तो उसने क्या किया, अपनी सेना बनाना इकट्ठा किया। रघुनाथ राव को किसी भी कीमत पर पेशवा का पद चाहिए था। माधवराव पेशवा की आयु इस समय पर कम थी, मगर उनकी एक सबसे अच्छी खास बात थी कि वो विजनरी व्यक्ति थे, दूरदर्शी सोच रखते थे। माधवराव पेशवा ने रघुनाथ राव को बोला कि चाचा, आप अपने सेनापति के पद को संभालिए, आप बहुत महान योद्धा हैं, हमें मराठा साम्राज्य को आपकी ज़रूरत है। मगर फिर भी वो समझा नहीं रघुनाथ राव। तो क्या हुआ कि दोनों के बीच में कहीं ना कहीं युद्ध के हालात बने। अंतिम रूप से युद्ध भी हुआ। 7 नवंबर सन 1762 का दिन था। मैदान है पुणे के पास में एक जगह है, वहाँ दोनों की सेनाएं आमने सामने आई। और अच्छा, रघुनाथ राव का मदद किया था हैदराबाद के निज़ाम ने, उसकी भी सेना थी। ठीक है, तो इस युद्ध में किसी की हार किसी की जीत नहीं हुई, मगर माधवराव पेशवा जो थे वो इस युद्ध के बाद में ना एक गांव में चले गए भीमा नदी के किनारे। और हुआ ये कि वो मतलब शांति चाहते थे, उनको ये बिल्कुल पसंद नहीं था कि मराठा पेशवा और हम आपस में लड़ें ताकि दूसरा कोई तीसरा फ़ायदा उठाए। तो 5 नवंबर को क्या हुआ, 1762 को उन्होंने रघुनाथ राव को कहा कि यार आप ना युद्ध बंद कर दीजिए, हमारे मराठा साम्राज्य को हमें टूटने नहीं देना है, और आप जो बोलेंगे हम वैसा कर लेंगे। तो रघुनाथ राव ने क्या किया कि उनको ना बंदी बना लिया। बंदी कैसे, मतलब उनको एक तरह से हम कहें तो नज़रबंद कर दिया। और गोपिका बाई उनको शनिवारवाड़ा में नज़रबंद कर दिया, और लगभग 2000 की सेना उन पर नज़र रखने के लिए रख दी गई। और पेशवा के काम, पेशवा तो अभी भी माधवराव है, मगर पेशवा के काम कौन संभाल रहा था, रघुनाथ राव संभाल रहा था। ठीक है, यहाँ तक की स्टोरी। अब इसके बाद क्या हुआ, अब आई निज़ाम की एंट्री। निज़ाम ने ये देखा कि यार ये तो मराठा आपस में लड़ रहे हैं, तो मुझे क्या करना चाहिए कि इनके क्षेत्र पर अटैक करना चाहिए। निज़ाम ने गेम खेला। निज़ाम ने क्या किया कि उनके जो मतलब अपने एक पत्र लिखा। किसको लिखा, रघुनाथ राव को। रघुनाथ राव को पत्र लिखा और उसको कहा कि भीमा नदी के जो ईस्ट में, पूरब में जितने भी राज्य हैं, क्षेत्र हैं, वो हमको दे दिए जाएं, और हमें जो है वो कुछ फंड भी चाहिए, पैसा चाहिए। जैसे ये पत्र पहुंचा ना पुणे का हर सामंत, हर सरदार मराठा साम्राज्य का, वो बिल्कुल क्रोधित हो गया, क्योंकि पानीपत की लड़ाई को भी भूले ही नहीं थे। और निज़ाम जैसा व्यक्ति जिसकी ताकत को हमेशा नीचे रखा था बाजीराव ने और बालाजी बाजीराव ने, अब वो उसका सर उठाने लगा। तो सारे मराठा सरदार एक हो जाते हैं, और मजबूरी में से उनके दबाव में रघुनाथ राव को भी उनके खिलाफ युद्ध करना पड़ता है। फाइनली हुआ ये कि मल्हारराव होलकर, दामाजी गायकवाड़ ने मराठा सेना को इकट्ठा किया और निज़ाम के खिलाफ निकल पड़े। अच्छा, निज़ाम के खिलाफ मराठा सेना पहुंची और मराठाओं के खिलाफ निज़ाम की सेना पहुंची, और दोनों को नहीं पता था कि हमारी सेनाएं उधर से भी हमारे खिलाफ सेना आ रही है। तो ये निज़ाम हैदराबाद तक पहुंच गए और वो पुणे तक पहुंच गए। पुणे में काफ़ी उन्होंने हुड़दंग मचाई, निज़ाम की सेना ने बड़ा अपमान भी किया हमारे पुणे के लोगों का, और औरंगाबाद तक हमारी सेना पहुंची, और कहीं भी इनका आमना सामने नहीं हुआ। और पुणे में जब उन्होंने आक्रमण किया ना निज़ाम की सेना को, तो गोपी बाई को भी जो है वहाँ से भागना पड़ा, और सीगढ़ के किले में उन्होंने शरण लिया। फिर नाना फडणवीस भी लोहागढ़ के किले में पहुँच गए, बहुत लूटपाट भी किया पुणे में। फाइनली ये हुआ कि 1763 में एक जगह है जिसका नाम है राक्षस भुवन। क्या नाम है बच्चा, राक्षस भुवन, है ना। राक्षस भुवन में क्या हुआ कि निज़ाम और रघुनाथ के बीच में एक युद्ध होता है। राक्षस भुवन, ठीक, राक्षस भुवन 1763 में, सितंबर 1763 में राक्षस भुवन का युद्ध। याद रखना, राक्षस भुवन का युद्ध किन के बीच में है, एक तरफ है हैदराबाद का निज़ाम और एक तरफ है मराठाओं का नेतृत्व कर रहा था रघुनाथ। ठीक है। अच्छा, इस युद्ध में ना माधवराव की भूमिका ये थी कि वो भले घर में नजरबंद थे, मगर उन्होंने सारे मराठाओं को एक कर दिया था, और उन्होंने कहा कि अभी सिर्फ और सिर्फ निज़ाम को पराजित करो। और ये बहुत महान युद्ध भी हुआ, बहुत बड़ा युद्ध था ये, पानीपत के युद्ध के बाद सबसे वो युद्ध था, बहुत भयंकर युद्ध था। इसमें निज़ाम की सेना बुरी तरह से हार गई, और हैदराबाद का एक दीवान था सुंदर विट्ठुल, वो भी इस युद्ध में मारा गया। इसके बाद में
25 सितंबर सन 1763 को, ठीक है, राक्षस भुवन का युद्ध हो गया है ना। इसके बाद में एक संधि होती है जिसे इतिहास में हम बोलते हैं औरंगाबाद की संधि। क्या बोलते हैं बच्चा? औरंगाबाद की संधि। और इस औरंगाबाद की संधि में क्या हुआ बेटा कि औरंगाबाद की संधि में जो है रघुनाथ और इसके बीच में हुई, निज़ाम के बीच में, इसमें पेशवा को जीत हासिल हुई। मराठों को उसके सारे राज्य मिल गए जो निज़ाम के हाथ में गए थे रघुनाथ की वजह से, है ना, जब रघुनाथ ने उसका समर्थन किया था। मगर इस युद्ध से ये हुआ कि समस्त मराठा सरदारों को माधवराव के प्रति उनका सम्मान बढ़ गया। माधवराव को फिर से सत्ता मिल गई। पानीपत के युद्ध में बुरी तरह से हारे हुए मराठे पहली बार एक बड़ा युद्ध लड़े, राक्षस भुवन, उसमें उनकी जीत हासिल हुई। इससे उनका आत्मविश्वास बढ़ा, उनका गौरव बढ़ा, उनकी प्रतिष्ठा बढ़ी और माधवराव के प्रति सब नतमस्तक हो गए। और पुराने सरदार जितने थे वो सब माधवराव के फेवर में आ गए, उनको सारे पद सौंप दिए गए और मराठा सेना, मराठा साम्राज्य फिर से माधवराव के नेतृत्व में एक बड़ी ताकत के तौर पे उभर रहा था। ठीक, अब क्या हुआ कि इसी दौरान एक चुनौती सबसे बड़ी थी, वो थी हैदर अली की, है ना। 1760 में क्या हुआ कि हैदर अली जो था, हैदर अली ने सोचा कि किसी तरीके से हमें क्या करना चाहिए कि जो मराठा साम्राज्य है वो उस पर अपना दावा करना चाहिए, उसके कुछ क्षेत्रों को अपने अधीन करना चाहिए। तो उसने क्या किया हैदर अली ने कि झगड़ा मोल ले लिया माधवराव प्रथम से। ठीक है, हैदर अली 1760 में शासक बना था, तो उसने मराठी सेना पर आक्रमण कर दिया। उस समय पर लगभग 6 महीने तक इनके बीच में मुहिम चलती रही। माधवराव सेना का नेतृत्व करते रहे। बाद में ये हुआ कि 7 मार्च 1771 को मोती तालाब का एक युद्ध होता है। मोती तालाब के युद्ध में हैदर अली को पराजित कर दिया गया, मोती तालाब के युद्ध में। और हैदर अली ने जो है उससे हैदर अली दरअसल ये चाहता था कि मैसूर की राजगद्दी, माधवराव प्रथम ये चाहते थे कि मैसूर की राजगद्दी हिंदू राजा को सौंपी जाए, मगर जो रघुनाथ राव है वो उसने विरोध कर दिया, वरना हैदर अली का इतिहास वहीं समाप्त हो जाता, क्योंकि हैदर अली हार चुका था। उसने चौथ देना स्वीकार किया और हैदर अली ने चौथ मतलब टैक्स मराठाओं को देना स्वीकार किया। हैदर अली इतना बड़ा उस समय पर ताकतवर राजा था नहीं, है ना, ये माधवराव ने उसको धूल चटा दी थी, मगर फिर भी इतिहास में उसको उतना बड़ा चढ़ाकर बताया गया है जितना माधवराव को नहीं बताया गया। इतिहास को फिर से कई जगह पर दोबारा लिखने की आवश्यकता है। ऐसे कई महान चरित्र हैं हमारे इतिहास में जिनकी भूमिका को हमेशा छोटा करके दिखाया गया है, जिनकी भूमिका को छोटा करके दिखाया गया है। जरूरत है उनको उनका सम्मान वापस लौटाने की। हैदर अली और टीपू सुल्तान बहुत अच्छे योद्धा थे, मगर उनके इतिहास को के बारे में खूब डिटेल से लिखा गया और इस व्यक्ति के बारे में कुछ नहीं लिखा गया। मैं पिछले 9 साल से इन किताबों को पढ़ता हूँ, इतिहास की कई सारी किताबों को, तो माधवराव के बारे में कंपटीशन की किताबों में भी 2-4 लाइनों में लिख करके ख़त्म कर दिया जाता है, जबकि वो चीज़ें क्या होती है, रॉन्ग है। ज़रूरत है आपको लिखने की। तो हैदर अली जो है उसने माधवराव के सामने सरेंडर कर दिया। ठीक है, अब क्या हुआ कि माधवराव पेशवा और रघुनाथ का फिर से एक युद्ध होता है। दरअसल रघुनाथ अभी भी जीत पे अड़ा था कि मुझे क्या चाहिए, पेशवा का पद। और रघुनाथ राव माधवराव इतने समझदार हो चुके थे, उन्हें पता था कि यार अब कुछ न कुछ फाइनल एग्रीमेंट करना पड़ेगा, इस समस्या का समाधान निकालना पड़ेगा। तो हुआ क्या कि माधवराव पेशवा ने, क्योंकि राक्षस भुवन के युद्ध के बाद सारे अधिकार अपने हाथ में ले लिए थे, तो रघुनाथ राव रघुबा बहुत परेशान थे और माधवराव के पेशवा के पास रघुनाथ को से युद्ध लड़ने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था। दोनों के बीच में युद्ध हुआ और रघुनाथ ने हार मान ली। रघुनाथ को माधवराव पेशवा ने शनिवार वाड़ा में बंद कर दिया, नज़रबंद पूरी तरह से, ताकि वो कहीं बाहर निकले भी नहीं और कोई प्रॉब्लम भी क्रिएट न करे। रघुनाथ अभी इतनी आसानी से हार नहीं मानेगा। ये वो कैरेक्टर है जो मराठा साम्राज्य के पतन के लिए बहुत हद तक जिम्मेदार है। इसके पिता ने, बाजीराव प्रथम ने, मराठा साम्राज्य को खड़ा किया था और ये व्यक्ति अभी अंग्रेजों से भी मिलेगा। आप सोचिए कि हम लोग हारे क्यों, मराठे हारे क्यों? क्योंकि उनके जो सरदार थे, जो सामंत थे, जो योद्धा थे, वो स्वार्थी थे। ये व्यक्ति पेशवा बनने के लिए हैदराबाद के निजाम से हाथ मिला लेता है, अभी बाद में अंग्रेजों से भी हाथ मिला लेगा और अपने भतीजे का कत्ल भी कर देगा। आप देखते जाइए अभी इस चीज को।
तो रघुनाथराव को उन्होंने शनिवार वाड़ा में क्या कर दिया, नज़रबंद कर दिया, ताकि भविष्य में कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना करे। ठीक, अब क्या हुआ, इसी समय पर मुगल बादशाह शाह आलम 1772 में मराठों का जो है संरक्षण स्वीकार कर लेते हैं। आपको याद है मैंने बताया था, महादजी सिंधिया जाकर इलाहाबाद से उसको छुड़ाते हैं, तो ये इसका संरक्षण स्वीकार कर लेते हैं। अब थोड़े समय के बाद इनकी मृत्यु हो गई, सडनली मृत्यु होती है। दरअसल 1771 में इनको एक रोग हो गया, क्षय रोग, जिसे हम बोलते हैं टीबी, और टीबी रोग की वजह से इनकी हालत बहुत गिरती चली गई, ये बीमार रहने लगे और उनको बहुत पीड़ा भी होती थी। माधवराव पेशवा को ने ये सोचा कि अब जो है हमें मतलब अब मेरा समय आ गया, तो उन्होंने अपने चाचा को जेल से छुड़ाया रघुनाथराव, और उनको वापस अपने पास बुलाया और उनको कहा कि मेरे मरने के बाद मेरे छोटे भाई नारायण राव, भाई बालाजी बाजीराव के पुत्र एक विश्वास राव, एक माधव राव, एक नारायण राव, ने कहा नारायण राव को पेशवा बनाया जाएगा और उनकी सुरक्षा करने की जिम्मेदारी आपकी। रघुनाथ ने वचन दिया कि मैं मेरे भतीजे की रक्षा करूंगा। इसके बाद में माधवराव जो है वो अपनी इच्छानुसार जो थेऊर एक जगह है, थेऊर में बहुत फेमस गणेश मंदिर है, तो थेऊर में चले गए और वहाँ गणेश मंदिर में रहे, और कुछ समय बाद उन्होंने वहीं पर उनका देहांत हो गया 18 नवंबर 1772 को। और उनके देहांत के बाद मराठा साम्राज्य थोड़ा सा बहुत हद तक बिखरने लगा। उनकी एक पत्नी थी रमाबाई जो थी वो उन्होंने अपनी सती प्रथा का पालन किया, और रमाबाई ने माधवराव के साथ वो भी सती हो गई। तो पेशवाई में रमाबाई का नाम भी महत्वपूर्ण याद रखना, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है कि कौन सा पेशवा ऐसा था जिसकी मृत्यु के समय उसकी पत्नी भी सती हो गई। तो रमाबाई इसके साथ में क्या हो गई, सती हो जाती है। ठीक है, तो माधवराव प्रथम का जो टाइम पीरियड था बड़ा इंपॉर्टेंट है। हैदर अली को उन्होंने धूल चटाई, रघुनाथ राव के बीच में तकरार हुई और तकरार के बीच में उन्होंने फाइनली रघुनाथ राव को कमज़ोर किया। इनके समय पर ही 1767 का वो टाइम था जब अंग्रेज़ों ने अपनी सेना स्थापित करने के लिए एक अधिकारी को पुणे के दरबार में भेजा था और इन्होंने उसको रिजेक्ट कर दिया था। माधवराव की मृत्यु दरअसल मराठा साम्राज्य के पतन की शुरुआत थी, क्योंकि इनकी मृत्यु के बाद पूरी तरह से मराठा साम्राज्य जो है वो कई सारे अलग अलग राजनीतिक षड्यंत्रों का शिकार बनता है। और यहाँ पर एक नाम बड़ा फेमस होगा, नानाजी फडणवीस। क्या नाम है? नानाजी फडणवीस। ये नाम आप लोगों को याद रखना है, क्योंकि इस नाम के इस व्यक्ति के कारण ही मराठा साम्राज्य काफ़ी हद तक बचा रहा। अगली क्लास में हम लोग बात करेंगे नानाजी फडणवीस और बाकी के मराठा पेशवाओं के बारे में। जुड़े रहिए।